इस पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है, साइन एक्स का ग्राफ है, ये एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, बट ऐसा नहीं कि बिल्कुल जाके परफेक्टली बैठ जाएगा, तुम पहचान नहीं पाओगे कहां पे पॉलिनोमियल है कहां पे साइन है। जबकि टेलर सीरीज का फॉर्मूला उसी चीज को बताता है कि तुम साइन कॉस ई टू द पावर एक्स लॉन ले लो, कोई भी फंक्शन ले लो, सबको इन्फिनिट पॉलिनोमियल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो एक बहुत ही छोटा सा टेलर सीरीज का फॉर्मूला लगा। So once again a very warm welcome to all of you and I hope that you guys are doing absolutely fantastic. So बच्चों आप सभी लोगों का बाइनोमियल थ्योरम के इस लेक्चर नंबर 2 में बहुत बहुत स्वागत मैं करता हूं। और बच्चों लेक्चर नंबर 1 में ऑलरेडी हम लोगों ने न्यूटन्स बाइनोमियल थ्योरम को कवर कर लिया था कि न्यूटन्स बाइनोमियल थ्योरम में x प्लस वाई टू द पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है, उसका जनरल टर्म क्या होता है, मिडल टर्म वाला कंसेप्ट क्या होता है, इसमें स्पेशल एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स की पावर एन 1 माइनस एक्स की पावर एन को यूज कैसे किया जाता है। तो ये सारी बातें बच्चों हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में कवर कर ली थी। आज लेक्चर नंबर 2 में हम लोग बाइनोमियल थ्योरम के कुछ एप्लीकेशंस को देखने वाले हैं। एक जो सबसे कॉमन एप्लीकेशन आता है जहां से क्लास की हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कि डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर प्रॉब्लम। डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर प्रॉब्लम को खत्म करने के बाद एक आपका कंसेप्ट आता है बेसिकली आरएफ फैक्टर को, मतलब क्वेश्चन वाला एक छोटा सा कंसेप्ट आता है जिसपे जेईई मेन 2026 में भी क्वेश्चन देखने को मिला है। तो वो वाला कंसेप्ट भी हम लोग कवर करने वाले हैं। और उसके अलावा जो बाइनोमियल थ्योरम में जो लास्ट वाला मैं लेक्चर लेने वाला हूँ उसमें बेसिकली बाइनोमियल थ्योरम के कोफिशिएंट्स वाले प्रॉब्लम को कवर करेंगे। तो आज वाले लेक्चर में अपना टारगेट ये है कि जो एप्लीकेशंस बाइनोमियल थ्योरम के बनते हैं उन एप्लीकेशंस को हम लोग कवर करने वाले हैं। और जिन जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भाई जो चीज़ें मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ जिस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ वैसा आपको कहीं पे मिलने वाला नहीं है, अभी आपको खुद पता लग जाएगा। अब सबसे पहली बात हम लोग करते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम में इसके कुछ एप्लीकेशन है डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर प्रॉब्लम। अब एक बात ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जेईई मेन ने जो क्वेश्चन बनाया उसमें कुछ क्वेश्चन उन्होंने भी डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम के ऐसे भी डाले जिसका एज सच बाइनोमियल थ्योरम से बहुत सीधा वास्ता नहीं था। तो जेईई मेन का ये मानना था कि भाई मैं डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम पूछ सकता हूं भले वो बाइनोमियल थ्योरम से सीधा सीधा हो चाहे ना हो। तो बाइनोमियल थ्योरम से डिविजिबिलिटी या रिमाइंडर प्रॉब्लम को बताने के पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इन जनरल छोटे मोटे रिजल्ट्स क्या है जिनसे एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता है। तो बेटा सबसे पहले हम जो रिजल्ट की बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि a की पावर n प्लस b की पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई a प्लस b, इज ऑलवेज डिविजिबल बाई a प्लस b। और ये बात तभी ट्रू है यदि n आपका ऑड इंटीजर्स को बिलोंग करे। आप जैसे बेटा आप समझने को थोड़ा बहुत समझ भी सकते हो, जैसे मान लो यहाँ पे n की जगह 1 डालोगे तो a प्लस बी बनेगा, a प्लस बी ऑब्वियसली a प्लस बी से डिविजिबल होता है। n की जगह 2 डालोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा जिसका फैक्टर हम लोग नहीं बना सकते। अब वैसे तो बोलो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में फैक्टराइज करना चाहो कर लो, एक फैक्टर a प्लस आयोटा भी बना दो, दूसरा फैक्टर a माइनस आयोटा भी बना दो, यस और नो। बट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एज सच फैक्टराइज करना पॉसिबल नहीं है। अगर मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब बोलूं तो आपको पता लगता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब में भी ए प्लस बी वाला एक फैक्टर आपको दिखता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो उसमें भी ए प्लस बी वाला एक फैक्टर आपको दिखता है। तो ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ, इससे आपको याद करने में आसान होगा। ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन जो हमेशा ए प्लस बी से डिविजिबल होता है यदि एन आपका ऑड इंटीजर है। तो बच्चे को ये रिजल्ट भी पता लग जाता है, फिर भी बच्चे को एप्लीकेशन में दिक्कत आती है क्योंकि बच्चे को एक बात नहीं समझ में आती यहाँ पे कि भाई यहाँ पे एन दोनों नंबर सेम होना चाहिए। अगर आप इस बात को एग्जाम में क्विकली ऑब्जर्व करोगे तो बेटा क्वेश्चन आपसे बहुत आसानी से होगा। जैसे मान लो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखता हूँ, ठीक है ना, मैंने इस पे एक एग्जाम्पल लिख दिया, एग्जाम्पल नंबर ए, ठीक है ना। मैंने बोला मान लीजिए एक नंबर, अब ए और बी की जगह कुछ भी हो सकता है, ए की जगह मैंने 12 रखा,
बी की जगह मान लो मैं कुछ भी रख दूं, मैंने 17 रख दिया, बट बात क्या है कि इसकी पावर में एक ऑड नंबर होना चाहिए और वो दोनों ऑड नंबर आपका सेम होना चाहिए। पावर में ऑड नंबर होना चाहिए और दोनों ऑड नंबर आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आप कोई भी ऑड नंबर इसकी पावर में मैं रख दूं, यहाँ पे मैं 99 रख दूं, यहाँ पे मैं 99 रख दूं, उससे फर्क नहीं पड़ता बेटा। तो अगर 12 की पावर 99 प्लस 17 की पावर 99 को देखते हैं तो यहाँ पे ये 99 पावर आपकी सेम आ रही है। अगर इसमें हमें बताना हो कि इससे डिविजिबल होगा तो हम लोग लिखेंगे दिस इज डिविजिबल बाई 12 प्लस 17। मतलब डिविजिबल बाई 12 प्लस 17 का मतलब क्या होगा, ये 29 से पक्का डिविजिबल होगा। तो अगर ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सर पावर सेम होना चाहिए, बेस कुछ भी, उससे फर्क नहीं पड़ता। बात समझे। एक छोटा सा क्वेश्चन और लिखते हैं। मान लो मैंने लिखा लेट से 15 टू द पावर 2n प्लस 1, प्लस में मैंने 1 लिख दिया। अब ये भी बेटा इसी चीज का सवाल है। ये इस चीज का सवाल कैसे है, 15 की पावर में 2n प्लस 1 है, 2n प्लस 1, और यहाँ पे मैं लिखने को लिख सकता हूँ कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो 15 की पावर 2n प्लस 1 जो होगा वो निश्चित तौर पे एक ऑड इंटीजर होगा। और सर 1 की पावर में तो कुछ नहीं लिखा है, तो भाई अगर 1 की पावर में कुछ नहीं लिखा है तो बहुत इजीली आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते थे, 15 की पावर 2n प्लस 1 है और ये जो 1 लिखा है आपने 1 की जगह 1 की पावर में 2n प्लस 1 लिख दिया। फिर से आपने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ का पावर सेम है और बच्चा दोनों के दोनों नंबर्स आपके ऑड हैं, तो ये हर हालत में किससे डिविजिबल होगा, 15 प्लस 1 16 से डिविजिबल होगा। मतलब इस वाले सवाल का अगर हमें जवाब बोलना होता तो मैं बोलता दिस इज डिविजिबल बाई 16। तो मतलब बेटा किसी भी सवाल में अगर दो नंबर्स का सम लिखा हुआ है और उनकी पावर में अगर सेम ऑड नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे मेन ध्यान रखने वाली बात ये कि ये जो दोनों ऑड नंबर लिखा है सेम लिखा है, तो वो चीज हमेशा a प्लस बी से डिविजिबल होती है। IIT JEE मेन एडवांस में इसके बहुत सारे डायरेक्ट एप्लीकेशन को देखा गया, खासकर ऐसा क्वेश्चन जहां पे कई बार होता है ना, स्टेटमेंट दे देते हैं, एक स्टेटमेंट 1 दे दिया, एक स्टेटमेंट 2 दे दिया, और मान लो दोनों डिविजिबिलिटी के प्रॉब्लम है, तो बहुत ही फेयर चांस बनता है कि उन दो में से एक प्रॉब्लम इस वाले कंसेप्ट से होगा। इसमें कुछ कुछ हल्की फुल्की बातें बेटा और आती हैं, बट ये वाला जो पहला स्टेटमेंट हमने लिखा है वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है। हल्की फुल्की बातों में एक मैं सेकंड बात भी यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ। तो पहली बात सबके दिमाग में होनी चाहिए कि भाई a की पावर n प्लस b की पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई a प्लस b। अगर n आपका कोई ऑड नेचुरल नंबर है या फिर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तुम कुछ भी बोल दो, ठीक है ना। ऑड रादर मैं पॉजिटिव इंटीजर मुझे लिखना चाहिए, तो ऑड नेचुरल मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। सेकंड रिजल्ट बेटा क्या है, सेकंड रिजल्ट बहुत ही सिंपल है। अगर a की पावर n माइनस बी की पावर n आता है, अब इसका थोड़ा सा उपयोग कम होता है, जो फैक्ट है ये, तो पहली बात तो ये हर हालत में ये डिविजिबल होता है a माइनस बी से, डिविजिबल बाई a माइनस बी फॉर n बिलोंग्स टू ऑल द नेचुरल नंबर, और जो कि हमें वैसे भी समझ में आता है। n की जगह 1 डालो तो a माइनस बी बन जाएगा, n की जगह 2 डालो तो इसका एक फैक्टर a माइनस बी बनेगा, दूसरा फैक्टर a प्लस बी बनेगा। n की जगह 3 डालो तो एक फैक्टर a माइनस बी बनेगा, दूसरा फैक्टर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बनेगा। तो समझ में क्या आ रहा है कि भाई ये a माइनस बी से तो पक्का डिविजिबल था, n कुछ भी हो जाए। बट एक बात और ध्यान रखनी है, ऑल्सो डिविजिबल बाई a माइनस बी से तो हर हालत में डिविजिबल था, बट ऑल्सो डिविजिबल बाई a प्लस बी इफ n इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। भाई अगर n की जगह 2 डाल दो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, जिसका एक फैक्टर a प्लस बी भी होता है। n की जगह 4 डाल दो तो a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 बनेगा, जिसका एक फैक्टर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरा फैक्टर होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फर्दर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में फैक्टराइज किया जा सकता था। तो ये हर हालत में a माइनस बी से पक्का डिविजिबल होता है। तो बेटा ये टोटल रिजल्ट है जो डायरेक्ट वाले रिजल्ट है, बट इनमें से पहला वाला रिजल्ट जेई मेन एग्जाम में बहुत ही रिपीटेडली यूज हो चुका है। इन जनरल दिस इज अ गुड रिजल्ट, इसलिए हम लोगों ने इस पर ज्यादा चर्चा की। अब भाई
ऐसा अगर कोई सवाल आता है जहां पे मान लो दो नंबर है, दोनों का पावर सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है इस बाइनोमियल थ्योरम को लगाना, बाइनोमियल थ्योरम के बजाय अगर हम ये डायरेक्ट अगर हम ये लगा दे तो सवाल में बहुत ही ज्यादा वक्त हम लोग बर्बाद सवाल में बहुत ही ज्यादा वक्त हम लोग सेव कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा वक्त को बर्बाद होने से रोक सकते हैं, मैं ये बोलने वाला था। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा वक्त यहाँ पे हम लोग सेव कर सकते हैं। बट कुछ एक ऐसे सवाल भी इस चैप्टर में आते हैं जो डायरेक्ट बाइनोमियल थ्योरम के एप्लीकेशन पे आधारित होते हैं। अब जैसे बेटा एक छोटी सी चीज आप लोग रिकॉल करो, अगर मैं आपसे पूछूं 1 प्लस एक्स की पावर n क्या होगा, जस्ट थोड़ा सा कंसेप्ट को समझते हैं। पहला टर्म इसमें nc0 आता है, nc0 का मतलब 1 होता है। अगला टर्म nc1 इंटू एक्स आता है, nc1 का मतलब n होता है, x का मतलब x होता है। उसके अगला टर्म आपका nc2 इंटू एक्स का स्क्वायर आता है, उसके अगला टर्म आपका nc3 इंटू एक्स का क्यूब आता है। अब थोड़ा बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, अगर बाइनोमियल थ्योरम का कोई सवाल है, डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम या रिमाइंडर प्रॉब्लम, तो बेटा इसमें n से खास कोई मतलब नहीं होगा, n से खास कोई मतलब नहीं होगा, n की जगह वो कुछ करेगा भी नहीं, वो हमेशा मतलब रखेगा x से। अब जैसे एक छोटी सी बात मान लो मैं आपसे पूछता हूं, मान लो दोनों साइड में, जस्ट सवाल को बनाया कैसे जाता है पहले इस बात को अपन लोग सीखते हैं। यहाँ पे मैंने बोला दोनों साइड में पुट x इज इक्वल टू 7, n की जगह कुछ भी मैं नहीं कर रहा हूं, n की जगह तुम कुछ भी रख लो, 2025 रख लो, 2026 रख लो, 2027 रख लो, तुम्हारी मर्जी है। मेन बात तुम्हें ध्यान रखना है, मान लो अगर मैं दोनों साइड में x की जगह 7 डाल दूं तो LHS में बेटा आपका बनेगा 8 की पावर n, RHS में बनेगा 1 प्लस, मान लो nc1 की जगह आपने n डाल दिया, x की जगह 7 तो 1 प्लस 7n बनेगा। और अगले टर्म को थोड़ा देखो क्या बन रहा है, nc2 इंटू 7 का स्क्वायर। अब मैं सारे टर्म्स लिख नहीं रहा हूँ, लास्ट वाला टर्म वैसे होगा ncn इंटू एक्स टू द पावर n, बट मैं जानबूझ के मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ, और ऐसे लास्ट वाला टर्म कुछ कुछ हो। अब एग्जाम में आइडियली क्या करते हैं कि इस पूरे टर्म को इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो अब मैंने आपसे बोला 8 की पावर n माइनस 1 माइनस 7n दैट विल बी इक्वल टू, और यहाँ पे 7 स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे 7 स्क्वायर आ रहा है, आगे वाले टर्म में भी 7 की पावर 4 आएगा, वहां से 7 स्क्वायर को कॉमन लिया जा सकता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे बेटा अगर हम 7 स्क्वायर को कॉमन ले लें तो अंदर आपको कोई नेचुरल नंबर ही दिख रहा है, हाँ या ना? भाई 7 स्क्वायर को यहां से कॉमन लिया तो nc2 बचेगा। हम आपको पहले ही बता चुके हैं NCR का मतलब होता है n ऑब्जेक्ट्स में r ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने का तरीका। सिलेक्शन का तरीका कभी फ्रैक्शन में नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकता। तो NCR हमेशा कोई नेचुरल नंबर ही होता है, तो ये बचेगा nc2 जो कि नेचुरल नंबर है। अगला वाला बनेगा nc3 इंटू 7, nc3 भी एक नेचुरल नंबर है, 7 भी एक नेचुरल नंबर है, वो भी नेचुरल नंबर होगा। उसके अगला वाला बच्चा बनेगा nc4 इंटू 7 का स्क्वायर बनेगा। अब nc4 भी नेचुरल नंबर है, 7 स्क्वायर भी नेचुरल नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट भी नेचुरल नंबर होगा। तो 7 स्क्वायर को कॉमन लेने पे कोई नेचुरल नंबर आ गया, यस और नो? तो ले देखे कहानी क्या क्लियर होती है कि ये वाला जो चीज है 8 की पावर n माइनस 1 माइनस 7n, हर हालत में ये 7 स्क्वायर या 49 से डिविजिबल है, भले n की कोई भी वैल्यू हो जाए। मैंने क्या बोला, 8 की पावर n माइनस 1 माइनस 7n जो है वो 49 से डिविजिबल है, भले n की कोई भी वैल्यू हो जाए। n की जगह तुम चाहे 2025 रखो, 2026 रखो, 1999 रख दो, n की जगह तुम 2 लाख रख दो, डज नॉट इवन मैटर, दिस थिंग विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 7 स्क्वायर। तो डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम का बेटा थॉट प्रोसेस ये होता है। रिमाइंडर प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि कोई बहुत महान चीज हो जाती है, डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम को एक स्टेप आगे बढ़ा देते हैं और वो रिमाइंडर प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाता है। बट वो सब सीखने के पहले सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम के कुछ एप्लीकेशंस को करना चाहेंगे। अब बेसिक तुम्हें समझ में आ चुका होगा। अब इस सवाल में ध्यान दो भाई, ये 6 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 6 की पावर 2n है। जब आपको यहाँ पे 35n की फीलिंग आई तो याद है ना, टर्म आपका nx होता था, nx होता था, तो कहीं ना कहीं फीलिंग आ गई x की जगह 35 होगा। और जब ये फीलिंग आती है तो हमें दिख जाता है ये 6 का स्क्वायर की पावर मैंने 36 टू द पावर n लिखा है।
तो हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या करते हैं कि भाई 6 स्क्वायर की जगह हम लोग लिख देते हैं 36 टू द पावर n लिख देते हैं, माइनस में 35n माइनस में 1 लिखा है। ये वाला जो 36 है बेटा, यहाँ पे हम बाइनोमियल थ्योरम लगाना चाहते हैं, तो 36 की जगह हम लोग लिख देते हैं 1 + 35 टू द पावर n माइनस 35n माइनस 1, और बाइनोमियल थ्योरम से शुरुआत के कुछ टर्म हम इस वाले एक्सपेंशन के लिखते हैं। याद हमेशा बच्चा एक ही चीज रखनी है, NC0 1 + x की पावर n में पहला टर्म NC0 आता है, अगला टर्म NC1 इंटू एक्स आता है, उसके अगला टर्म NC2 इंटू एक्स स्क्वायर आता है, एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब इसमें पहला टर्म NC0 या 1 आ जाएगा, अगला टर्म NC1 इंटू 35 मतलब 35n आ जाएगा, उसके अगला टर्म आएगा NC2 इंटू 35 का स्क्वायर, उसके अगला टर्म आएगा NC3 इंटू 35 का क्यूब। यानी आगे आने वाले सारे टर्म्स को हम लिख सकते हैं 35 का स्क्वायर इंटू सम नेचुरल नंबर, यस और नो। 35 स्क्वायर कॉमन आ गया, और माइनस में देखिए बेटा 35n माइनस 1 लिखा था, ये वाले दोनों टर्म्स शुरुआत वाले दोनों टर्म को कैंसिल करते हैं और सवाल हो जाता है प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड दिस इज डिविजिबल बाय 35 स्क्वायर, यस और नो। हम बेटा सेकंड वाले सवाल की बात करते हैं। अब थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसकी डिविजिबिलिटी हमें 64 से एक्सप्लोर करनी है। अगर यहाँ पे ये वाला पावर और ये वाला पावर सेम होता तो अपने पास एक डायरेक्ट रिजल्ट भी था। जैसे अभी इसी सवाल को मान लो मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैं अगर आपसे कुछ ऐसा पूछ लूं बेटा, समझिएगा भाई, और एग्जाम में बच्चा इसमें भी प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं लगा पाता है। मैंने बोला 9 की पावर 7 प्लस 7 की पावर 7 किससे डिविजिबल होगा? तो याद करो जो पहला मैंने आपको डायरेक्ट रिजल्ट बताया था, a की पावर n प्लस b की पावर n a प्लस b से हमेशा डिविजिबल होता है। दिस इज डिविजिबल बाई 9 प्लस 7 16 से डिविजिबल होगा। नोटिस ये करना है कि अगर 9 की पावर 9 प्लस 7 की पावर 9 लिखा होता बेटा तो भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे ये और ये पावर जब सेम है तो अगेन इसका आंसर भी सेम होता, दिस इज डिविजिबल बाई 9 + 7 16। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बेटा सी वाला प्रॉब्लम उसी आधार पे लिखा है। हम इसको चाहे तो बाइनोमियल थ्योरम से भी कर सकते हैं, मैं आपको करके भी दिखा दूंगा, बट आप ध्यान दीजिए 13 की पावर में 2n + 1 लिखा हुआ है, और ये वाले 1 की जगह हमने लिख दिया 1 की पावर 2n + 1 लिख दिया, और यहाँ पे लिखा होना चाहिए कि भाई n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये 13 + 1 14 से डिविजिबल हो जाएगा, यस और नो। तो सी वाला रिजल्ट हमें ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। बी वाले में एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट डेटा चेंज करके हम बी डैश वाला प्रॉब्लम कैसे बना सकते थे वो भी हो चुका है। बट ये जो बी वाला सवाल है, चूंकि यहाँ पे दोनों पावर अलग है तो हम इस टाइप का कोई शॉर्टकट या जो सी वाले में हमने शॉर्टकट लगाया है वो शॉर्टकट यहाँ पे नहीं लगाया जा सकता है। तो भाई बेसिक पे जाना पड़ेगा। 64 से डिविजिबिलिटी हमें एक्सप्लोर करना है, तो 64 मतलब 8 का स्क्वायर होता है। तो कहीं ना कहीं भाई देखो इसमें पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर 7 लिखा है यहाँ पे 9 लिखा है, इसको लेके आप कुछ नहीं कर सकते हो, बात समझे ना। क्योंकि बाइनोमियल मतलब मेन क्या है कि जो बेस में 9 और 7 है उसको 8 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये हमेशा दिमाग में रखना, ठीक है ना। तो 9 का मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 + 8 लिख सकते हैं। तो पहला वाला टर्म हो जाएगा 1 + 8 की पावर में 7 हो जाएगा। अच्छा 7 को क्या लिख सकते हो, 7 को 8 - 1 लिख सकते हो। 7 को आपने लिखा कि भाई ये 8 - 1 की पावर में कितना लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ। अब जैसे मेरा बच्चा कई बार बोलता क्या है कि सर हमें 1 - x की पावर n देखने की आदत है, x - 1 की पावर n देखने की आदत नहीं है। तो मैं बोलता हूं भाई जो तुम्हें आदत है तुम उसी आदत को कंटिन्यू रखो, ठीक है ना। तो यहां से एक -1 को कॉमन ले लो, तो पावर चूंकि 9 है तो बाहर आपका -1 की पावर 9 आएगा तो -1 हो जाएगा, और यहाँ पे बनेगा 1 - 8 की पावर में 9 बन जाएगा। ये केवल आदत वाली बात है। अगर यहाँ पे तुम डायरेक्ट अगर x - 1 की पावर 9 का एक्सपेंशन लगाते तो ऑब्वियसली कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता। अब बेटा यहाँ पे हमें देखना क्या है, हमें 64 से डिविजिबिलिटी एक्सप्लोर करनी थी। इसका एक्सपेंशन पहले हम लिखते हैं, पहला वाला जो लिखा हुआ है
इसके एक्सपेंशन में बेटा पहला टर्म आएगा 7c0 जो कि 1 हो जाएगा। अगला टर्म आएगा 7c1 इंटू 8, 7c1 का मतलब 7, 8 का मतलब 56, तो अगला टर्म आपका 56 आ जाएगा। उसके अगला टर्म आएगा 7c2 इंटू 8 का स्क्वायर, 64 का मल्टीपल है। उसके अगला टर्म आएगा 7c3 इंटू 8 का क्यूब, 8 क्यूब भी 64 का मल्टीपल है। तो फालतू में आगे वाले टर्म को लिख के वक्त क्यों बर्बाद करना। मैंने बोला इसके आगे मैंने सिंपली यहां पे लिख दिया दिस विल बी 64 टाइम्स n1। टाइम क्यों बर्बाद करें भाई, 64 का मल्टीपल जब आ रहा है तो उसको हमने 64 टाइम लिख दिया भाई साहब, 64 का कोई मल्टीपल होगा। अगली बात क्या बनती है, अगली बात ये बनती है बेटा, अब देखो -1 आगे लगा हुआ, उस बात को हम लोग ख्याल रखेंगे। पहला टर्म इसमें आएगा 9c1 और सॉरी 9c0 जो कि 1 हो जाएगा। अगला टर्म बेटा इसमें आएगा 9c2, अगला टर्म इसमें क्या आएगा 9c1 इंटू -8, 9c1 इंटू -8, 9c1 का मतलब 9 होगा, -8 का मतलब -8 होगा, तो आपका ये अगला टर्म जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा -72। अब उसके अगला टर्म में देखो 8 का मल्टीपल आ रहा है, अगला टर्म आएगा 9c2 इंटू 8 का स्क्वायर, 64 का मल्टीपल है, 64 का मल्टीपल है। उसके अगला टर्म आएगा 9c3 इंटू 8 का क्यूब, अगेन भाई 64 का मल्टीपल है। तो फालतू में हम क्यों उसमें वहां पे वक्त हम बर्बाद करें। हमने बोला भाई ये दोनों 64 के मल्टीपल नहीं, तो इसको ब्रैकेट को बंद कर दो और बाकी जो भी आ रहा है वो कोई ना कोई तो बेटा 64 का मल्टीपल ही आ रहा है ना, बाकी जो भी आ रहा है वो कोई ना कोई 64 का मल्टीपल आ रहा है, तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब देख बेटा प्रॉब्लम में ये 64 का मल्टीपल है, ये 64 का मल्टीपल है, तो ओवरऑल जो वो दोनों 64 के मल्टीपल है वो 64 टाइम्स n1 प्लस n2 मिलके आपका कोई नया 64 का मल्टीपल आ जाएगा, यस और नो। बाकी जो लोग 64 के मल्टीपल नहीं है उनको देखते हैं क्या है भाई, ये 1 डिस्टर्ब कर रहा है, -1 +1 ने कैंसिल कर दिया इसको, यहाँ पे 56 लिखा हुआ है, ये वाला माइनस अंदर लेके जाओगे +72 हो जाएगा, 72 + 56 कितना बनेगा, ये आपका फिर से 128 बन गया। ये दोनों ऑलरेडी 64 के मल्टीपल थे तो उसको तो हमने साइड में लिख दिया, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बाकी जो लोग 64 के मल्टीपल नहीं थे, जो लोग 64 के मल्टीपल नहीं थे वो मिला के 128 बना रहे हैं, ऐसी प्रॉब्लम में सेटिंग थी। तो भैया ये भी 64 से डिवाइड है, ये भी 64 से डिविजिबल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो ओवरऑल चीज होगी वो भी 64 से डिविजिबल होगी। थर्ड वाले प्रॉब्लम को आप चाहे तो वैसे भी कर सकते थे कि भाई 14 से डिविजिबिलिटी तुम्हें एक्सप्लोर करनी थी, हालांकि डायरेक्ट रिजल्ट होता है, तो भाई 13 की जगह आप 14 - 1 डाल दो और उसके बाद में ये 14 - 1 डालोगे, समझे ना, तो +1 कैंसिल कर देगा, बाकी ये 14 का मल्टीपल आ जाएगा। बट अगेन तुम्हें ये वाली चीजों को भी ध्यान रखना है क्योंकि ये एग्जाम में आपका अच्छा खासा वक्त बचाती है, ठीक है ना। तो होपफुली ये बात सारे बच्चों को समझ में आ रही होगी कि डिविजिबिलिटी वाले प्रॉब्लम में किन चीजों का ध्यान रखना है और ओवरऑल सवाल को कैसे एक्सप्लोर करना होता है। अब जैसे बेटा एक मैं छोटी सी चीज में आपसे और बोलता हूँ, डिविजिबिलिटी के अलावा बच्चा एक इसी में जो आगे का प्रॉब्लम आता है उस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं रिमाइंडर वाला प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर वाला प्रॉब्लम। ऐसा उसमें कुछ नई चीज नहीं हो जाती भाई, जैसे अभी तक डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम में आपको लास्ट प्रॉब्लम में प्रूव करना था कि वो चीज 64 से डिविजिबल है, तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 64 का मल्टीपल आ गया था। अब मान लो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आपने कभी सॉल्व किया और वो 64 के मल्टीपल के अलावा कोई कांस्टेंट बच रहा है, 64 के मल्टीपल के अलावा कोई कांस्टेंट बच रहा है, तो जो कांस्टेंट बच रहा है वही तो रिमाइंडर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा समझते हैं। मैंने मान लो कुछ ऐसा बोला, इस बार हमने बोला कि मान लो ये लिखा हुआ है 9 की पावर में लेट्स से कोई भी 13 हमने डाल दिया, प्लस में हमने बोला 7 की पावर में, 7 की पावर में मान लो हमने 14 डाल दिया, हमने बोला इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 64 से। तो हमने आपसे सवाल क्या पूछा कि आप ये बता दीजिए कि इसका रिमाइंडर क्या होगा व्हेन डिवाइडेड बाई 64। अब मैं जानबूझ के बिल्कुल सिमिलर सवाल यहां पे लिख रहा हूं
कि जिससे कि बेटा आप रिलेट मार पाओ दोनों में अंतर क्या था। ऐसा दोनों में अंतर कुछ नहीं होता है, डिविजिबिलिटी रिमाइंडर प्रॉब्लम सेम ही होता है। अभी आपको पता लगेगा कैसे। भाई मतलब 64 से इसको डिवाइड करना है, इसको 64 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तुम्हें दिमाग में केवल इतना रखना है। 9 की जगह बेटा हमने रख दिया 1 + 8, तो 1 + 8 की पावर में 13 आ गया। अरे नहीं नहीं भाई, तुम्हारा नेट नहीं खराब हुआ है तो कैसी चल रही है पढ़ाई, मजा आ रहा है? तो भाई मैं तो इसलिए आ गया कि सोचा थोड़ा झकझोर लूं, हिला लूं, ताकि तुम कहीं सो तो नहीं रहे हो यह पता चल जाए। देखो अक्सर प्रिपरेशन की दिशा जब नहीं पता हो, एक मिनट नालायक, वो वाली दिशा नहीं, ये वाली दिशा, डायरेक्शन। जब प्रिपरेशन की दिशा नहीं पता हो तो अक्सर नींद आती है, उबासियां आती हैं, समझ नहीं आता कि कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। और इसीलिए मैं बच्चों के लिए हमेशा कुछ ऐसा करने की कोशिश करता हूं जिससे उन्हें उनका लक्ष्य दिखता रहे। एकलव्य टेस्ट सीरीज इसी कोशिश की एक पहल है। एकलव्य टेस्ट सीरीज में मैंने अपने सालों के तजुर्बे से पूरे रिसर्च करके ऐसे टेस्ट पेपर्स बनाए हैं जिससे कि बच्चे को हर वक्त ये पता चलता रहे कि वो कितने पानी में है और अपने लक्ष्य के कितने करीब है। पहले आप जैसे जैसे टॉपिक पढ़ेंगे इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हैं, उसके बाद टॉपिक खत्म हो जाने के बाद चैप्टर वाइज टेस्ट, चैप्टर खत्म हो जाने के बाद सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, और सारे सब्जेक्ट्स खत्म हो जाने के बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट। बीच बीच में छोटे छोटे यूनिट टेस्ट भी रहेंगे जो 2-3 चैप्टर्स को मिलाकर पूछे जाएंगे। तो ये सारी मशक्कत क्यों कर रहा हूं मैं? इसलिए कर रहा हूं भाई कि आपकी दिशा सही रहे, वो वाली नहीं ये वाली। और इस दिशा में आपको हर वक्त ये पता चलता रहे कि आपकी तैयारी सही हो रही है या नहीं, और किस दिशा में आपको और मेहनत करने की जरूरत है। क्योंकि इस टेस्ट सीरीज में आपको बड़े डिटेल्ड रिपोर्ट्स मिलते हैं कि आप कहां कमजोर हैं, कहां मेहनत और करनी है, और ऐसे ही हजारों चीजें जिससे कि आप अपने आप को बेहतर बना पाएंगे। तो भाई एकलव्य टेस्ट सीरीज लगाते चलिए और हरि के गुण नहीं हर्ष बाबा के गुण गाते चलिए। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 की जगह हमने रख दिया 8 - 1, 8 - 1 की पावर में 14 आ गया। मेरे बच्चे ने क्या बोला कि सर हमें 1 - 8 देखने की आदत है। मैं बोलूंगा बेटा जो आपको आदत है ना आप उसी को फॉलो करो। यहां से जब -1 कॉमन लोगे तो पावर में 14 लिखा हुआ है, तो -1 की पावर 14 + 1 ही हो जाएगा। तो इवेंचुअली आपका ये हो जाएगा 1 - 8 की पावर में 14 हो जाएगा। अब भैया 64 से डिविजिबिलिटी देखनी या रिमाइंडर देखना है, तो मतलब 64 के मल्टीपल के फॉर्म में इसको हमें देखना पड़ेगा कैसे कैसे आता है। पहला टर्म इसका 13C01 बनेगा, अगला टर्म बनेगा 13C1 × 8, 13C1 × 8 बनेगा, मतलब अगला टर्म 13 × 8, 13 × 8 कितना होता है 104 होता है, और उसके अगला टर्म बनेगा 13C2 × 8 का स्क्वायर, 64 का मल्टीपल आ रहा है तो क्यों टेंशन ले, उसको हमने 64 × n1 लिख दिया, ठीक है ना। अच्छा 1 - 8 की पावर 14 है, 1 - 8 की पावर 14 में पहला टर्म आपका क्या बनेगा, पहला टर्म तो आपका 1 बनेगा, अगला टर्म बनेगा 14C1 × -8, मतलब अगला टर्म बनेगा -14 × 8, समझ रहे हैं ना, क्या बनेगा -14 × 8, 14 8 कितना होता है 112, बट निगेटिव के साथ बनेगा। उसके अगला टर्म बनेगा 14C2 × -8 का स्क्वायर, उसके अगला टर्म 14C3 × -8 का क्यूब। तो बेटा उसके आगे तो सारे के सारे 64 के मल्टीपल ही आ रहे हैं, समझे ना। रिलेट मानना बहुत जरूरी है। जो लास्ट सवाल था और इस सवाल में देखो अंतर अगर आप समझ पाओगे तभी आपको पता लगेगा कि दोनों प्रॉब्लम सेम है। भाई 64 n1 + n2 मिलके कोई n3 हो गया, कुछ ऐसी भी चीज बच रही है जो 64 से डिविजिबल नहीं है। आप वो चीज क्या है भाई, देखिए ये 104 एक 105 और 106 106 - 112 -6 बच रहा है। अब आमतौर पे बच्चा क्या बोलेगा भाई, अगर 64 से 64 से अगर आप इसको डिवाइड कर रहे हो तो आप बोलोगे सर ये पहला वाला तो पक्का 64 से डिविजिबल है, जो -6 64 से डिविजिबल नहीं है उसी को तो आप रिमाइंडर बोलोगे ना। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि जो आपका रिमाइंडर हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू -6, बट बेटा रिमाइंडर कभी निगेटिव नहीं लिखते, उसका भी लॉजिक मैं आपको बता दूंगा। तो दिस इज नॉट द फाइनल आंसर, फाइनल आंसर विल बी इसी -6 में आप 64 को ऐड कर दो, तो -6 में 64 को ऐड करने पे आता है 58, और ये 58 जो है
वो बेटा आपका फाइनल आंसर होगा। क्योंकि बेटा एक बात आप ध्यान रखना, मान लो किसी चीज को अगर 64 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर हमेशा, अगर कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा है, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। भाई 128 को 64 से डिवाइड करो, कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा है। 129 को 64 से डिवाइड करो, 1 रिमाइंडर आ रहा है। 64 इंटू 2 128 होता है। 130 को 64 से डिवाइड करो तो 2 रिमाइंडर आ रहा है। 131 को 64 से डिवाइड करो, 3 रिमाइंडर आ रहा है। ध्यान रखना 64 इंटू 3 192 होता था। 191 को 64 से डिवाइड करो, 63 रिमाइंडर आ रहा है। मैंने क्या बोला, 128 को डिवाइड किया, 0 रिमाइंडर आया। 129 को डिवाइड किया, 1 रिमाइंडर आया। 130 को डिवाइड किया, 2 रिमाइंडर आया। 131 को डिवाइड किया, 3 रिमाइंडर आया। 191 को डिवाइड किया, 63 रिमाइंडर आया। 192 को जैसे डिवाइड किया फिर से रिमाइंडर 0 हो गया। तो जब किसी चीज को आप 64 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 0 से लेकर के 63 के बीच में ही आता। या हम दूसरे शब्दों में बोले, मान लो किसी नंबर 37 से डिवाइड कर रहे हो, किसी चीज को किसी नंबर आप 37 से डिवाइड कर रहे हो, तो भाई रिमाइंडर 0 से 36 के बीच में आएगा। तो सेम लॉजिक होता है कि रिमाइंडर भाई 0 से 63 के बीच में आना था। तो बेटा ऐसे कुछ एक लिमिटेड सवालों में होगा कि रिमाइंडर आपका निगेटिव आ रहा है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं। किसी भी केस में अगर रिमाइंडर आपका निगेटिव आता है किसी भी नंबर से डिवाइड करने के बाद में, तो जिस नंबर से डिवाइड किया है उसी नंबर को जोड़ दो, और उसी नंबर को जोड़ने के बाद आमतौर पे ये जो रिमाइंडर होगा वो आपका आंसर सही आने लगेगा। भाई अगर 64 से डिवाइड किया था तो हमें पता था कि रिमाइंडर 0 से 63 के बीच में आना चाहिए था हर हालत में। तो अगर हमें इतनी सी बात पता है तो -6 हम कभी आंसर में नहीं लिखेंगे। इतनी सी अगर हमें बात पता है तो बेटा -6 हम आंसर में कभी नहीं लिखेंगे। हमें पता लगेगा इसमें 64 को ऐड करना है। अच्छा, इसका लॉजिक भी बेटा बहुत ही सिंपल है। जैसे मान लो मैं आपसे एक छोटी सी बात में बोलता हूँ, मैंने बोला 39 को 7 से डिवाइड किया, कितना रिमाइंडर आएगा? तो आप बोलोगे सर 39 का मतलब 7 इंटू 5 प्लस 4 होता है। आप बोलोगे 4 रिमाइंडर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही बात है और यही एक्चुअल में रिमाइंडर है। 39 को 7 से डिवाइड करने पे 4 रिमाइंडर आता है। अब मान लो 39 को किसी बंदे ने दूसरे हिसाब से लिख दिया। किसी बंदे ने लिखा 39 का मतलब होता है 7 इंटू 6 माइनस 3। गलत तो कुछ नहीं लिखा है, 42 माइनस 3 39 ही तो होता है। अब यहाँ पे जब आप 7 से डिवाइड कर रहे हो तो पहला तो 7 से परफेक्टली डिवाइड हो रहा है और -3 नहीं डिवाइड हो रहा है। जो नहीं डिवाइड हो रहा है वही रिमाइंडर है। तो ये बंदा बोलेगा रिमाइंडर -3 है। तो ये बंदा सेकंड नंबर पे, ये बंदा क्या बोलेगा कि जो रिमाइंडर आपका है वो बेसिकली -3 है। बट इस बंदे को पता है लॉजिक थोड़ा सा गलत है। तो बंदा क्या बोलेगा, -3 लिखने के बजाय 7 से डिवाइड किया था, इसमें 7 ऐड कर दो, रिमाइंडर आप 4 ही बोलो। तो सेम लॉजिक यहां पे हुआ है बेटा। इस -6 को बेसिकली अगर आप दूसरे तरीके से प्रोसीड करना चाहो तो क्या कर सकते थे, इसमें अब चूंकि रिमाइंडर माइनस आता हुआ दिख रहा है, एक अपने मन से आप 64 ऐड करो, अपने मन से एक 64 घटा दो। ये 64 और ये 64, ये 64 टाइम n3 - 1 हो जाएगा, जो कि 64 टाइम्स n4 लिख सकते हो। और ये दोनों मिला के कितना आएगा, आप देखो पॉजिटिव रिमाइंडर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 58। ठीक है ना। तो बच्चा इसमें फालतू में गलती करता है, मतलब मुझे तो आज तक नहीं समझ में आया कि ऐसा नेगेटिव रिमाइंडर आने से घबराहट क्यों होनी चाहिए। तो बेटा डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर प्रॉब्लम सेम होता है। डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम में जो गिवन एक्सप्रेशन होता है वो किसी चीज के परफेक्ट मल्टीपल के फॉर्म में आ जाता है, और रिमाइंडर प्रॉब्लम में जो गिवन एक्सप्रेशन होता है वो किसी चीज के परफेक्ट मल्टीपल के फॉर्म में आता है। जैसा कि इस प्रॉब्लम में 64 के परफेक्ट मल्टीपल के फॉर्म में आया था, बट उसके बाद में आपका कुछ कांस्टेंट वाला टर्म बचा रहता है, और वो कांस्टेंट वाला टर्म जो है, जैसे यहाँ पे जो कांस्टेंट वाले टर्म्स थे, ये सारे टर्म बचे रहते हैं, और बेटा ये सारे टर्म आपको मिला जुला के बेसिकली रिमाइंडर दे देते हैं। ठीक है ना। सो दिस इज कॉल्ड वन एप्लीकेशन ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम विच इज द डिविजिबिलिटी एंड द रिमाइंडर प्रॉब्लम। इसके बाद में एक बहुत छोटा सा एप्लीकेशन और आता है, आमतौर पे मतलब इसका बहुत ज्यादा यूज मतलब मैंने एग्जाम में नहीं देखा है, फिर भी इससे थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए।
ये एप्लीकेशन आता है बेटा ग्रेटेस्ट टर्म का एप्लीकेशन आता है। तो जैसे एक छोटा सा लॉजिक आप समझो, मैंने आपसे बोला ये बता दो कि भाई 1 + 2x की पावर पे मान लो मैं कुछ भी लिख दूं, मैं 13 लिख दूं, ठीक है ना, मैंने बोला इसका एक्सपेंशन बता दो, तो कोई बंदा बोलेगा सर बहुत ही छोटी सी बात आपने बोल दी भाई, 13c0 लिख दिया, अगला वाला टर्म आपका 13c1 × 2x हो जाएगा, उसका अगला टर्म आपका हो जाएगा 13c2 × 2x का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ऑब्वियस सी बात है, हम चाहे तो लास्ट वाले टर्म को लिख सकते हैं जो कि कितना बनेगा 13c13 × 2x की पावर में 13, ये लास्ट वाला टर्म आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब देखो इसमें बेटा दो टाइप के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला बहुत इजी सवाल मैं पहले बोलता हूं, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ये एग्जाम में बहुत आता है ये वाला, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चा इस कंसेप्ट को पढ़ लेता है तो बेसिक कंसेप्ट को भूल जाता है, तो एग्जाम में ज्यादा आ रहा है और परेशान बहुत होता है फालतू में। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि मिडल टर्म का जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट होता है वो ग्रेटेस्ट होता है। अब जैसे यहाँ पे 13 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 13 के पहले वाला नंबर 12, 13 के बाद वाला नंबर 14, दोनों 2 से डिविजिबल है। 12 को 2 से डिवाइड करोगे 6 आएगा, 14 को 2 से डिवाइड करोगे 7 आएगा। तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट कोई बच्चा 13c6 बोले या फिर 13c7 बोले, ऑब्वियस सी बात है दोनों की वैल्यू बराबर है, NCN-R के बराबर होता है। ये तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो गया, ये तो पुरानी बात होगी। अब इस वाले सवाल में मुझे आपको क्या सिखाना है, सिखाने के पहले एक छोटी सी बात आप सुनना, किसी भी टर्म की तुम वैल्यू देखो तो किसी भी टर्म की वैल्यू में सर कुछ एक सी नोटेशन वाला टर्म आ रहा है, एक 2 का कुछ कुछ पावर आ रहा है, x का कुछ कुछ पावर आ रहा है। तो बेटा किसी भी टर्म की वैल्यू में बेसिकली 3 चीजों का प्रोडक्ट आ रहा है, एक सी नोटेशन आ रहा है, एक 2 का कुछ कुछ पावर आ रहा है और एक x का कुछ कुछ पावर आ रहा है। अब एक बात बताइए, टर्म की जो ओवरऑल वैल्यू है वो इन 3 लोगों के प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है। भाई सी नोटेशन वाले टर्म की क्या वैल्यू है, 2 का जो पावर है उसकी क्या वैल्यू है, x का जो पावर है उसकी वैल्यू क्या है। तो किसी भी टर्म की जो ओवरऑल वैल्यू है वो इन 3 लोगों के प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है। अब एक बात बताइए, क्या ये जरूरी है कि जब सी नोटेशन की वैल्यू सबसे बड़ी हो जाए तो वो टर्म की वैल्यू हाईएस्ट हो जाएगी, क्या ये जरूरी है? भाई जैसे मान लो 13c6 वाला टर्म कौन सा होगा, 13c6 वाला टर्म होगा 13c6 × 2x⁶ होगा। क्या ये जरूरी है कि x की हर वैल्यू पे इसी वाले टर्म की हाईएस्ट वैल्यू हो? बताओ भाई, तुम बोलोगे सर बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि टर्म की वैल्यू 3 लोगों के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रही है। 3 लोगों में मान लो अगर 13c6 हाईएस्ट हो भी गया तो जरूरी थोड़ी ना कि 2x⁶ भी उसी टाइम पे बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा और वही सबसे बड़ा टर्म हो जाएगा। हो सकता है सर एक टर्म ऐसा हो जिसकी वैल्यू 13c8 × 2x⁸ हो, x की कुछ ऐसी वैल्यू हो जिसपे 13c8 × 2x⁸ सबसे बड़ा टर्म आ रहा हो। तो बेटा ऐसे किसी भी सवाल में, अब देखो मैं चीजों को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, ऐसे किसी भी सवाल में होता क्या है, आपसे पूछा जाएगा कि ग्रेटेस्ट टर्म, आपसे पूछा जाएगा ग्रेटेस्ट टर्म व्हेन, अब x की कोई भी वैल्यू आपको अपने मन से दे देगा, ठीक है। मान लो ग्रेटेस्ट टर्म की वैल्यू पूछ रहा है, जब लेट्स से मान लो x की वैल्यू थोड़ी देर के लिए मान लो मैंने बोला 7/4 के बराबर थी, तो अब x की वैल्यू 7/4 के बराबर है। इस केस में इसमें बेटा टोटल 14 टर्म्स लिखे हैं, पहले वाले टर्म की शुरुआत 13c0 से हो रही है, लास्ट वाले में 13c13 है, टोटल 14 टर्म लिखे हैं। 14 टर्म में से सबसे बड़ा टर्म कौन सा होगा ये हमें निकालना है, समझे ना। तो इसका बेटा कंसेप्ट क्या होता है, इसका कंसेप्ट ये होता है कि आप TR+1/TR को सबसे पहले निकाल लो। अभी मैं आपको आराम से बताता हूँ, TR+1 क्या होगा, वही जनरल टर्म, ठीक है। जनरल टर्म इसका क्या होगा, जनरल टर्म होगा 13CR × 2x की पावर में क्या बनेगा बेटा, 2x की पावर में r बनेगा, आया ना। अच्छा TR क्या होगा, TR निकालने के लिए इसी वाले में बेटा r की जगह r-1 डाल दो। भाई r की जगह जब यहाँ पे r-1 डालोगे तो TR नहीं हो जाएगा, तो r की जगह r-1 डाल दो तो बनेगा 13CR-1 और ये बनेगा 2x की पावर में r-1 बनेगा, ठीक है।
इसको हल्का सा सॉल्व कर लो, लास्ट में देखते हैं x इज इक्वल टू 7/4 का उपयोग कैसे करना। अब इसको हल्का सा सॉल्व होने का भाई 13 CR अपॉन इस चीज को सॉल्व करना है, इसको मैं इधर कर लेता हूँ, थोड़ा सा स्पेस का भी मैनेजमेंट हो जाएगा। तो ये बनेगा 13 फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू 13 माइनस r फैक्टोरियल। ये 13 CR की वैल्यू मैंने लिखी है बेटा, और उसके नीचे हमें लिखना है 13 CR माइनस 1। 13 CR माइनस 1 कितना बनेगा 13 फैक्टोरियल, और ऊपर बनेगा r माइनस 1 फैक्टोरियल, और इसके साथ क्या बनेगा 13 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, मतलब 14 माइनस r फैक्टोरियल। ऊपर एक और आपका बनेगा 14 माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है ना, ये वाला चीज आपका कैंसिल हो गया। r फैक्टोरियल को आपने लिखा r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल, r माइनस 1 फैक्टोरियल भी ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, हाँ या ना। तो बताइए नीचे क्या बचेगा, नीचे आपका बचेगा r, क्योंकि r फैक्टोरियल की जगह आपने लिखा था बच्चा r, और r के पीछे वाला नंबर क्या होता है r माइनस 1, r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल लिखा था। 14 माइनस r फैक्टोरियल को आपने, अब ये मतलब कैंसिल हो चुका है, 14 माइनस r की जगह आपने लिखा 14 माइनस r, और 14 माइनस r के एक पीछे वाला नंबर कौन सा होता है 13 माइनस r, तो इसको आपने लिखा 14 माइनस r इंटू 13 माइनस r का फैक्टोरियल। 13 माइनस r फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 14 माइनस r बचेगा। ठीक है ना, तो अब मतलब इसकी वैल्यू पहले सॉल्व करके लिख लो, जिससे कि तुम्हें सारा कंसेप्ट जो है बेटा बहुत इजीली बहुत आसानी से आ जाएगा। तो tr प्लस 1 अपॉन tr की वैल्यू आती है 14 माइनस r डिवाइडेड बाई r, और 2x का कितना पावर बच रहा है बेटा, ऊपर r पावर है, नीचे उससे एक कम पावर है, तो ऊपर एक पावर बचेगा, तो इनटू में आपका क्या बच रहा है, इनटू में आपका 2x बच रहा है। अब सर यहाँ पे ये वाला जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 बनाया था, उसमें ये बोला जा रहा था कि भाई x इज इक्वल टू 7/4 पे बता दो कौन सा टर्म ऐसा होगा जिसकी वैल्यू हाईएस्ट होगी, कौन सा टर्म ऐसा होगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, हाईएस्ट होगी। तो बेटा उसके बाद में इसी में आपको x की जगह 7/4 डालना है, पहले आप प्रोसेस को थोड़ा सा सीख लीजिए। इसी में आपको x की जगह 7/4 डालना है, और इस चीज को तुम्हें सॉल्व करना है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए। तो प्रोसेस क्या है, tr प्लस 1 अपॉन tr निकालो, जो भी x की वैल्यू पे ग्रेटेस्ट टर्म बताना था उस x की वैल्यू को यहाँ पे डाल दो, जो भी आपने tr प्लस 1 अपॉन tr निकाला है, तो x की जगह जब आपने 7/4 डाला तो ये कितना हो जाएगा, आई थिंक ये 7/2 हो जाएगा, 2 इंटू 7/4 7/2 आ जाएगा, और इसको तुम सॉल्व करो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए, इसको तुम सॉल्व करो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए, इसको सॉल्व करो। अब थोड़ा सा सॉल्व करके देख लेते हैं, तो ये बनेगा 14 इंटू 7, 14 इंटू 7 कितना 98, हाँ, तो ये बनेगा 98 माइनस 7r, और 2r को उधर ले आओ, ग्रेटर देन 2r, ये आपका इधर आ गया, तो यहाँ पे आ रहा है 9r लेस देन और इक्वल टू 98, मतलब r की वैल्यू आ रही है लेस देन और इक्वल टू 10 पॉइंट समथिंग, 10 पॉइंट समथिंग। अब r लेस देन और इक्वल टू 10 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मतलब यहाँ पे आप देखो कि आप ऐसा करो कि r मैक्स निकाल लो, या फिर कई बार इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ r निकाल लो। भाई r की वैल्यू 10 पॉइंट समथिंग से कम है, तो मैक्सिमम r कितना हो सकता है 10 हो सकता है, या फिर 10 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो, 10 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 10 ही बनता है, तो यहाँ पे r की वैल्यू 10 के बराबर आ गई। r की वैल्यू 10 के बराबर आने का मतलब क्या है बेटा, r इज इक्वल टू 10 के करस्पॉन्डिंग टर्म नंबर बनता है 11, तो यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा T11 will have, T11 r इज इक्वल टू 10 आया ना, तो मतलब T11 will have the maximum value of term among, मैं पूरा आंसर जानबूझ, among all the terms of, क्या लिखा था 1 प्लस 2x की पावर 13, among all the terms of 1 प्लस 2x की पावर 13 when x is equal to, अब मैंने इसको क्यों लिखा, जिससे कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। r इज इक्वल टू 10 के करस्पॉन्डिंग हमेशा 11वां टर्म आता है,
और इस वाले एक्सपेंशन में बेटा, इस वाले एक्सपेंशन में जितने भी टर्म्स हैं, टोटल तो वैसे 14 टर्म्स थे, तो उन 14 टर्म्स में जो टर्म 11 नंबर पे लिखा है, उन 14 टर्म्स में जो भी टर्म 11 नंबर पे लिखा है, उस टर्म की जो वैल्यू है वो बाकी सारे टर्म से ज्यादा है। अब वही चीज हो गई कि भाई मैक्सिमम बाइनोमियल कोएफिशिएंट तो r इज इक्वल टू 6 और r इज इक्वल टू 7 पे आता था, बट बाइनोमियल कोएफिशिएंट के मैक्सिमम होने का कतई मतलब नहीं हुआ कि ओवरऑल टर्म की वैल्यू भी मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि बेटा टर्म की वैल्यू में 2x का पावर भी मैटर करता है, वो भी प्रोडक्ट में आता है। अगर 2x का पावर भी मैटर करता है तो मतलब x की वैल्यू भी मैटर करती है। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 7/4 पे ये आंसर आया। तुम्हें पता है 7/4 की जगह दूसरा नंबर रखते हैं, r max अलग आता कि नहीं आता? 100% आता। तुम 7/4 के बजाय कुछ और नंबर 3/2 रख दो, यहाँ पे r max कुछ अलग आ जाएगा। और जैसे जैसे r, भाई अब यहाँ पे r max आपका 10 आया, या फिर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ r लगा लो, वो 10 के बराबर आया, तो आपने बोला कि 11वें वाले टर्म की सबसे ज्यादा वैल्यू है। अब यही r max अगर कुछ और आता तो उसी हिसाब से भाई आपका आंसर चेंज होता रहता है। एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, कई बार बेटा जब यहाँ पे आप r को अच्छा पहले उसके पहले एक बात मैं और बताता हूं। इस सवाल में अगर मान लो यहां पे निगेटिव लिख दिया जाता, या फिर यहां पे भी मान लो निगेटिव लिख दिया जाता, तो उस केस में सवाल में एक लैंग्वेज और नोट करता, वो बोलता कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट। तो अगर ग्रेटेस्ट टर्म या न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कुछ भी पूछा जाता है तो बेटा प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे वही मान लो यहाँ पे एक निगेटिव होता, तो निगेटिव होता तो भाई जो भी आंसर आ रहा है उस आंसर में हो सकता है T11 का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा हो, और आगे प्लस या माइनस कुछ आ सकता है। तो अगर तुम्हें माइनस दिया है चाहे प्लस दिया है, अगर माइनस वाला टर्म देगा तो जानबूझ के लिखेगा कि दे आर टॉकिंग अबाउट द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। तो माइनस वाइनस से बेटा यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोसेस है ये। तो TR+1 हमें TR निकालना है, x चाहे निगेटिव दिया हो तो भी निगेटिव को इग्नोर मार के निकालना है, और या फिर अगर यहीं पे भी निगेटिव लिखा हो तो भी निगेटिव को इग्नोर मार के निकालना है, बिकॉज इस सवाल में हमेशा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आपसे पूछा जाएगा। TR+1/TR को निकालना है, जो भी x की वैल्यू जो भी x की वैल्यू गिवन है उस x की वैल्यू को TR+1/TR में रखना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व करना है। r कुछ आएगा, r मैक्स या ग्रेटेस्ट इंटीजर r आप निकाल लो, और उस r के करस्पॉन्डिंग जो TR+1 होगा वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा इन द एक्सपेंशन। एक छोटी सी बात जो और ध्यान में रखनी है, कई बार बेटा यहाँ पे r को निकालने पे ना ये डेसिमल में नहीं आता, कई बार r को निकालने पे ये डेसिमल में नहीं आता। मान लो अगर इसी सवाल में x की कुछ ऐसी वैल्यू हुई कि मान लो आ गया r लेस देन और इक्वल टू 9 आ गया, अब इस केस में बताओ r मैक्स कितना होगा? मान लो भाई x की कुछ ऐसी वैल्यू हमने डाली थी, ऐसी सेटिंग हमने डेटा की कर दी कि r लेस देन और इक्वल टू 9 आ गया, इस केस में r मैक्स कितना होगा? आप बोलोगे सर r मैक्स 9 के बराबर होगा, बिल्कुल करेक्ट है। r मैक्स अगर 9 के बराबर है या फिर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 9 ही होगा, वो भी बिल्कुल करेक्ट है, r मैक्स 9 होगा। r मैक्स 9 के करस्पॉन्डिंग क्या आंसर लिखोगे? टर्म नंबर 10। r मैक्स 9 के करस्पॉन्डिंग क्या आंसर लिखोगे? टर्म नंबर 10। आप बोलोगे टर्म नंबर 10 विल हैव द मैक्सिमम वैल्यू और मैक्सिमम पॉसिबल न्यूमेरिकल वैल्यू एमंग ऑल द टर्म्स। यहां तक बिल्कुल करेक्ट है सर, बट आप इसको अलग से बता क्यों रहे हो? क्योंकि एक छोटी सी बात का ध्यान और रखना है। छोटी सी बात क्या बनती है बेटा, ये बता, जैसे मैं इस केस में बोलूं ये इक्वल टू 1 कब हुआ था, तो आप बोलोगे सर ये 10 पॉइंट समथिंग जो आपने निकाला था, r की जगह जब यहाँ पे 10 पॉइंट समथिंग डाल दोगे, जो भी 98/9 डाल दोगे, यहाँ पे अगर आप r की जगह 98/9 डाल दोगे, 98/9 डाल दोगे तो ऑब्वियस सी बात है इक्वल टू 1 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। बट r की जगह 10 पॉइंट समथिंग तो हम डाल ही नहीं सकते थे, तो वो तो बात ही छोड़ दो। बट अगर r मान लो आया किसी सवाल में लेस देन और इक्वल टू 9,
तो मैंने बोला इक्वल टू 1 कब हुआ था? तुम बोलोगे सर r इज इक्वल टू 9 पे इक्वल टू 1 हुआ था। तुम बोलोगे r इज इक्वल टू 9 पे इक्वल टू 1 हुआ था। बिल्कुल सही बात है। क्या इक्वल टू 1 हुआ था? r इज इक्वल टू 9 पे बेसिकली tr प्लस 1 मतलब t10 अपॉन t9 इक्वल टू 1 हुआ था। मतलब r इज इक्वल टू 9 पे t9 एंड t10 बराबर हो गया था। यस और नो? अभी आप आंसर क्या बोल रहे थे? यहां पे r मैक्स 9 आया, r इज इक्वल टू 9 के करस्पॉन्डिंग टर्म नंबर 10 की वैल्यू सबसे हाईएस्ट होगी। वो बिल्कुल 100% करेक्ट है, बट जो टर्म नंबर 9 है उसकी वैल्यू भी टर्म नंबर 10 के ही बराबर है। जो टर्म नंबर 9 है उसकी वैल्यू भी टर्म नंबर 10 के बराबर है। तो इस वाले सवाल में क्या बोलोगे कि टर्म नंबर 9 एंड टर्म नंबर 10 both has the same numerical value, both has the same numerical value and both has the maximum numerical value among all the terms। तो मतलब ऐसा देखो, इसमें कभी ये मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट कंसेप्ट इसको माना जाता है, बट ऐसा कोई बहुत बड़ा लफड़ा नहीं। मान लो इसी वाले सवाल में आया, अब जैसे आप लोग देखिए बीच में माइनस लगा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। टी आर प्लस 1 अपॉन टी आर को निकाला, ठीक है ना? हाँ निकाला। अबे भाई k इज इक्वल टू आपका ये 4 आ जा रहा है। अच्छा, मैथ सेशन देख रहे हो बेटा? हमारे जमाने में ये सब नहीं था, यूट्यूब भी नहीं था। खैर मजा आ रहा है सेशन में। देखो बेटा, हमारे जमाने में तो ये सब नहीं था। होता तो शायद मैं भी आईआईटी में होता। तो देखो मेरी जवानी में जो नहीं था वो मेरे बुढ़ापे में आ गया और तुम्हारे लिए फायदा देगा। तो इसीलिए आपको मैं कहता हूँ कि एकलव्य टेस्ट सीरीज लगाओ, उससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, समझे? और इस टेस्ट सीरीज में बहुत सारा सवाल है, वो सारा सवाल तुम लगाओगे ना, क्योंकि हमारे टाइम पे तो क्या था कि सवाल लगाते जाओ, भगवान की कृपा रही तो हो जाएगा आईआईटी, नहीं रही कृपा तो रह जाओगे। तो इसलिए अब भगवान की कृपा वाली बात नहीं है। एकलव्य टेस्ट सीरीज के ज्यादा से ज्यादा सवाल हमने देखे हैं कि जेडब्ल्यू में आते हैं। तुम लगाओ एकलव्य टेस्ट सीरीज के सवाल, बहुत फायदा होगा। ठीक है, चलते हैं, ध्यान रखना अपना सब बढ़िया से। ठीक है, चलो, राम राम। k इज इक्वल टू आपका कितना आ जा रहा है? 4 आ जा रहा है। यस और नो? तो k इज इक्वल टू 4 आने का मतलब क्या हो गया कि k इज इक्वल टू 4 मतलब चौथा टर्म पांचवा टर्म दोनों आपका न्यूमेरिकली हाईएस्ट टर्म। ठीक है ना? यहां तक सबको क्लियर होता है? तो ये बेटा कंसेप्ट सबको ध्यान रखना है, काफी यूजफुल कंसेप्ट है। तो टी आर प्लस 1 अपॉन टी आर को ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 करना है और फिर आर कुछ ऐसा आएगा, देखना आर मैक्स कितना आ रहा है। ठीक है ना? चलो भाई आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अब इसमें बेटा एक और बहुत छोटा सा मतलब कंसेप्ट आता है जिसका नाम होता है बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। अब सुनिएगा मेरी बात ध्यानपूर्वक। जैसे जो न्यूटन्स बाइनोमियल थ्योरम था वो बच्चा था 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन था, जहां पे n कोई ना कोई नेचुरल नंबर को बिलोंग करना चाहिए, या फिर हम बोलते थे n जो होना चाहिए पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स होना चाहिए। तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n को हम लोग लिखते थे nc0 प्लस nc1 इंटू एक्स प्लस nc2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस nc3 इंटू एक्स क्यूब प्लस ncn इंटू एक्स टू द पावर n लिखते थे। ठीक है ना? अब ये कंसेप्ट आपको क्या बताता है कि अगर आपको 1 प्लस एक्स टू द पावर n को लिखना है और मान लो n कोई दूसरा नंबर, n की जगह -1 है, तो न्यूटन बाइनोमियल थ्योरम तो नहीं लगा सकते। n की जगह -2 है तो भी न्यूटन बाइनोमियल थ्योरम तो नहीं लगा सकते। -3 है तो भी न्यूटन बाइनोमियल थ्योरम तो नहीं लगा सकते, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि n की जगह अगर कोई भी रैंडम नंबर, तो 1 प्लस एक्स की पावर n का जो एक्सपेंशन होता है उसका पहला टर्म 1 ही आता है, अगला टर्म आपका nx आता है, उसके अगला टर्म आपका n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर आता है, उसके अगला टर्म n-1 n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब आता है, और इसमें बेटा ये इनफाइनाइट टर्म्स तक टोटल जाता है। और ये जो भी एक्सपेंशन लिखा है ये तभी वैलिड है व्हेन मॉड ऑफ x लेस देन 1, n कोई भी नंबर हो सकता है।
फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो किसी ने हमसे पूछा कि भाई 1 प्लस एक्स की पावर -3 का एक्सपेंशन बता दो, तो बेटा इसी वाले में इनकी जगह -3 डाल दो, तो पहला टर्म 1 हो जाएगा, अगला टर्म -3x होगा। -3 यहाँ पे डाला, उस नंबर को मैं यहाँ पे -3 इंटू -3 -1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, तो ये तो माइनस में 12/2 सही ना, 3 4 12 अपॉन 2 6 आ रहा है, और माइनस तो गायब, तो प्लस में 6x स्क्वायर आ रहा है। पूछा जाएगा अगला टर्म क्या होगा, इसी में आप इनकी जगह -3 डाल दो, तो देखो क्या बनेगा, -3 -3 -1 -4 -3 -2 -5 डिवाइडेड बाई उसका मतलब हो गया 6, और एक्स क्यूब का मतलब एक्स क्यूब है। तो पहली बात तो एक निगेटिव तो बचेगा, और बाकी कितना बच रहा है, 5 चौको 20 या 60/6 मतलब 10 बच रहा है, माइनस में 10x क्यूब। और ऐसे जितने भी टर्म्स चाहें हम लोग आगे लिख सकते थे, कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। तो आप बेटा देखो, सबसे पहली बात आप यहाँ पे हम कुछ भी डाल सकते हैं, इनफैक्ट ऐसा छोड़ो, आप चाहो तो n की जगह हाफ भी डाल दो तो भी चलेगा। जैसे मान लो पूछा जाए कि भाई 1 प्लस एक्स की पावर हाफ का एक्सपेंशन क्या होगा, माइनस हाफ भी डाल सकते हैं, तो यहाँ पे आप n की जगह हाफ डाल दो, तो ये कितना बनेगा, 1 प्लस एक्स अपॉन 2 हो जाएगा बेटा। अगले वाले में n की जगह हाफ डालो, तो देखो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, हाफ इंटू हाफ -1 माइनस हाफ हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो -1/8 आ रहा है ना, हाँ -1/8 टाइम्स एक्स का स्क्वायर आ रहा है, हाँ या ना, ठीक है ना। ऐसे मतलब चाहे तो अगले सारे टर्म्स को बड़ी आसानी से, बेटा यहाँ पे लिखा जा सकता है। अब देखो बच्चा बोलता है, जो गलत बोलता है कि सर ये तो वही जो न्यूटन्स बाइनोमियल थ्योरम बताया था वही तो लिखा है सर, उसमें पहला टर्म आप NC0 लिखते थे, यहाँ पे आपने 1 लिख दिया, अगला टर्म आप लिखते थे NC1 इंटू एक्स लिखते थे। ये बच्चा बोलता है, मैं नहीं बोलता हूँ, ये बच्चा बोलता है। तो बच्चा बोलता है कि भाई ये NC1 का मतलब n हो गया, इंटू एक्स लिखा है तो वही लिखा है। सर आप उसका अगला टर्म NC2 इंटू एक्स स्क्वायर बोलते थे, NC2 की आपने वैल्यू यहाँ पे लिख दी, n इंटू एन -1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। उसके अगला टर्म आप सर NC3 इंटू एक्स क्यूब बोलते थे, तो NC3 की वैल्यू सर यहाँ पे आपने लिख दिया, एक्स क्यूब लिख दिया। हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम न्यूटन्स बाइनोमियल थ्योरम, तो बेटा बहुत बड़ा अंतर है। अब तुम सुनना, न्यूटन बाइनोमियल थ्योरम में कभी भी इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स नहीं आते थे, पॉइंट नंबर 1, यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स है। पॉइंट नंबर 2, न्यूटन बाइनोमियल थ्योरम में ऐसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं होता था कि मॉड ऑफ x लेस देन 1 है, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, NCR अनडिफाइंड होता है अगर n कोई फ्रैक्शन हो जाए। मैंने अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, आधे लोगों में से 0 लोगों को सिलेक्ट कर लो, और आप बोल रहे हो आधा C0 1 हो गया, आधे लोगों में से 1 लोगों को सिलेक्ट कर लो, तो आधा लोग में से एक लोग कहां से सिलेक्ट कर लोगे भाई। तो बेटा यहां पे ये जो कॉफिशिएंट्स हैं, इनका न्यूटन बाइनोमियल थ्योरम वाले बाइनोमियल कॉफिशिएंट से मैच होना महज एक संयोग है। यहां पे जो भी कॉफिशिएंट्स लिखे हैं, उन कॉफिशिएंट्स का न्यूटन बाइनोमियल थ्योरम, या जिसको आप बाइनोमियल थ्योरम बोलते हो, न्यूटन बाइनोमियल थ्योरम वाले कॉफिशिएंट NC0 NC1 NC2 से मैच होना महज एक संयोग है, एक कोइंसिडेंस है। बेसिकली एक बेटा बीटेक में एक कंसेप्ट आता है जिसको आप टेलर सीरीज या मैक्लॉरेन सीरीज बोलते हो। तो अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको हल्का समय बता देता हूं, जिससे ये कंफ्यूजन आपका पूरे जीवन भर के लिए दूर हो जाएगा। टेलर या मैक्लॉरेन कुछ भी बोल दो। तो बेटा टेलर या मैक्लॉरेन क्या होता है, टेलर या मैक्लॉरेन एक बहुत ही बेसिक लेवल का फॉर्मूला है डेरिवेटिव के फॉर्म में। आपको सब समझ में आएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वो फॉर्मूला क्या होता है, जैसे टेलर या मैक्लॉरेन सीरीज कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन है, जैसे मैथमेटिकल फंक्शन के नाम पे साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है, जो मैथमेटिकल फंक्शन आपने नहीं पढ़ा है, साइन हाइपरबोलिक एक्स हो सकता है, इनवर्स फंक्शन हो सकता है। तो कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन है, उस मैथमेटिकल फंक्शन को एक्स की इन्फिनिट पॉलिनोमियल के फॉर्म में एक्सप्रेस करने का एक जुगाड़पंथी होता है। अब सर इसका मतलब थोड़ा सा और बताओ। देख बेटा,
जैसे आपने अभी मैंने आपको लिमिट पढ़ाया है नहीं, लिमिट चैप्टर, फिर भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि भाई साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5। ये आपने हल्का फुल्का हो सकता है लिमिट में देखा हो, ऐसे बहुत कुछ देखा होगा। हो सकता है बच्चों ने cos x भी देखा हो कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल और प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। हो सकता है बच्चों ने e टू द पावर x भी देखा हो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब। ऐसे बेटा अब तुम बहुत सारा कुछ ऐसे लिमिट वाले चैप्टर में आता है, लिमिट वाले चैप्टर में ऐसा बहुत सारा कुछ आता है और इसको यूज करके हम लोग लिमिट के सवालों को सॉल्व करते हैं। अब ये बताओ, तुम एक बात मुझे बताना, सर साइन एक्स को भी इन्फिनिट पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख दिया, कॉस एक्स को भी इन्फिनिट पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख दिया, e टू द पावर x को भी आपने इन्फिनिट पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख दिया। इतना छोड़ो, वही जो टेलर सीरीज का फॉर्मूला है उसी को लगा के 1 प्लस एक्स की पावर n को भी आपने इन्फिनिट पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख दिया। ये छोड़ दो, कोई भी रैंडम फंक्शन अगर आप सोच लोगे ना, कोई भी रैंडम फंक्शन अगर आप सोच लोगे तो उसमें कुछ उसके अगर डेरिवेटिव को ठीक ठाक अगर आप सोचोगे, कुछ डेरिवेटिव पे कंस्ट्रेन होगा, इसी वजह से यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1 लिखा हुआ है। बट पॉइंट है, कोई भी रैंडम फंक्शन भी अगर आप सोचोगे ना, उसको भी x के इन्फिनिट पॉलिनोमियल के फॉर्म में आप लिख सकते हो। अब सर ये बड़ा अजीब सी बात चल रही है, क्या दुनिया का हर फंक्शन पॉलिनोमियल है क्या? ये तो नहीं हो सकता, पॉलिनोमियल इतनी महान हस्ती तो नहीं थी जितना यहाँ पे दिख रहा है। पॉलिनोमियल इतनी तो महान हस्ती नहीं थी जितना यहाँ पे दिख रहा है। तो क्या दुनिया का हर एक फंक्शन इन्फिनिट पॉलिनोमियल हो गया? ये तो सर बहुत ही बकवास टाइप की बात है, जबकि टेलर सीरीज का फॉर्मूला उसी चीज को बताता है कि तुम साइन कॉस ई टू द पावर एक्स लॉन ले लो, कोई भी फंक्शन ले लो, सबको इन्फिनिट पॉलिनोमियल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो एक बहुत ही छोटा सा टेलर सीरीज का फॉर्मूला लगा के। अब बेटा इसमें लॉजिक या कंसेप्ट क्या होता है? ऐसा नहीं है कि साइन एक्स जो है इसके बराबर होता है, ऐसा कतई नहीं। बट होता क्या है ना बेटा, आप चाहे आप कंप्यूटर पे थोड़ा ग्राफ बना के देखना, आप साइन एक्स का ग्राफ बनाना और साइन एक्स के बाद में मान लो, अब भाई इन्फिनिट पॉलिनोमियल का ग्राफ तो कैसे बना लोगे? साइन एक्स के बाद में आप मान लो केवल इस पॉलिनोमियल का ग्राफ बना लेना, तो आपको कहीं ना कहीं ये वाला ग्राफ साइन एक्स के ग्राफ पे ओवरलैप होता हुआ दिखेगा। पूरी तरीके से ऐसा नहीं कि वहां पे जाके घुस जाएगा, बट साइन एक्स के ग्राफ पे ये थोड़ा बहुत ये आपको ओवरलैप होता हुआ दिखेगा, वो भी पूरे इंटरवल में नहीं दिखेगा। समझे ना? अगर इसी में मान लो मैं एक और टर्म ले लूं, ये वाला ले लूं, और मैं चौथा वाला टर्म भी ले लूं। अब मैं शॉर्ट में बता दूं जैसे तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। मान लो यहाँ पे आपने शुरुआत के 4 टर्म्स ले लिए और तुमने साइन एक्स का ग्राफ बनाया, तो आपको दिखेगा कि शुरुआत में आपको क्या दिखेगा कि भाई ये वाला जो ग्राफ है पॉलिनोमियल है और ये जो साइन एक्स वाला ग्राफ है करीब करीब एक दूसरे पे ओवरलैप हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि दुनिया का हर फंक्शन पॉलिनोमियल होता है, बट टेलर सीरीज या मैक्लॉरिन सीरीज की महत्ता क्या है कि भाई उन्होंने एक बोला कि हर एक जो मैथमेटिकल फंक्शन का एक सॉर्ट ऑफ पॉलिनोमियल में एक अप्रोक्सीमेशन किया जा सकता है। कहने का मतलब क्या है कि हर एक मैथमेटिकल फंक्शन के करस्पॉन्डिंग एक पॉलिनोमियल हम लोग लिख सकते हैं जिस पॉलिनोमियल का ग्राफ करीब करीब उस मैथमेटिकल फंक्शन को ओवरलैप करेगा। अब जैसे मैं टी शर्ट पहन रहा हूं, अब ये टी शर्ट मेरी बॉडी को ओवरलैप कर दे, बट क्या ये टी शर्ट एक्चुअल में मेरी बॉडी का शेप बता रही है? नहीं ना, ये केवल ओवरलैप कर रही है। कहीं पे भाई यहाँ पे थोड़ा सा लूज है, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा लूज है, यहाँ पे बिल्कुल लूज नहीं है। तो ठीक उसी हिसाब से इस पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है, साइन एक्स का ग्राफ है, ये एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, बट ऐसा नहीं कि बिल्कुल जाके परफेक्टली बैठ जाएगा, तुम पहचान नहीं पाओगे कहाँ पे पॉलिनोमियल है कहाँ पे साइन एक्स। तो उसी बेटा टेलर सीरीज वाले फॉर्मूले को लगा के बेसिकली इस वाले एक्सपेंशन को भी बनाया जाता है। इसको याद करने का तरीका न्यूटन बाइनोमियल थ्योरम से आ सकता है, बट दिस इज सर्टेनली नॉट न्यूटन बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है ना? सवाल ऑब्वियस सी बात है बेटा, इस पे काफी आसान आते हैं। अब जैसे मान लो ये सवाल आ गया भाई, इसका एक्सपेंशन तुम्हें लिखना है। अब सर ये अलग कैसे है? अलग इस हिसाब से, इसको तुमने लिखा 2 प्लस एक्स की पावर -4 लिखा। जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था वो 1 प्लस एक्स की पावर समथिंग था।
और जहां पे x लेस देन 1 होना चाहिए, तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले आप 2 को कॉमन लोगे तो 2 की पावर -4 बाहर आ जाएगा, अंदर में 1 + x/2 बन जाएगा, इसकी पावर में -4 है। क्या सर पुराना फॉर्मूला वैलिड होगा? बिल्कुल वैलिड होगा। पहली बात तो ये x/2 का मॉडुलस 1 से छोटा होना चाहिए, जो कि सवाल में भी दिया था। अब इसमें सारे लगा दो, 2 की पावर -4 तो 1/16 हो गया और सारा फॉर्मूला लगा दो। पहला टर्म आता था 1, अगला टर्म आता था nx, nx का मतलब -4x/2, ठीक है ना। आने वाला टर्म क्या होता था? n इंटू n माइनस 1, n का मतलब -4, n माइनस 1 का मतलब -5/2 फैक्टोरियल इंटू दिस थिंग का स्क्वायर x² 4 होगा। और फिर आने वाले सारे टर्म्स को आप लिखते चले जाओ, कहानी खत्म। बात समझे ना। तो इसका कोई भी आता है सवाल तो बहुत आसानी से बेटा इस हिसाब से हो जाता है। अब जैसे एक और मैं सवाल ये देखिए भाई, एक तो आपका लिखा है 1 + 3x का होल स्क्वायर और एक आपका लिखा है 1 - 2x की पावर में -1। हमें कोफिशिएंट ऑफ x³ बताना है। दिस इज अगेन द प्रोडक्ट ऑफ 2 ब्रैकेट्स बच्चों। पहले वाले ब्रैकेट को एक्सपेंड करके लिखो तो a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी, तो आपका बनेगा a² + 2ab + b²। ये पहले वाले का एक्सपेंशन हो गया। अगले वाले का एक्सपेंशन केवल x³ तक लिखो, उसके आगे लिख के क्या करोगे, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हें x³ ही निकालना था ना। तो अगले वाले का एक्सपेंशन हमने क्या लिखा, वही न्यूटन्स बाइनोमियल थ्योरम, सॉरी बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स लगा दो। तो पहला टर्म तो 1 आता है, अगला टर्म nx आता है। nx का मतलब माइनस, हालांकि यहाँ पे सवाल में लिखा होना चाहिए mod of 2x लेस देन 1 ऐसा करके लिखा होना चाहिए, जो कि नहीं लिखा है, आइडियली लिखा होना चाहिए, बट चलो ठीक है। तो 1, अगला टर्म आपका 2x हो जाएगा। अगला टर्म जब आप सॉल्व करोगे, आप खुद से सॉल्व करके देख लेना, तो 2x का होल स्क्वायर 4x² आएगा और अगला टर्म 2x का होल क्यूब मतलब 8x³ आएगा। आप चाहे अपने मन से सॉल्व करके देख लेना, ठीक है ना। अब हम सवाल पे आते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x³ हमें निकालना है। x³ कैसे आएगा भाई? 3 तरीके से आएगा। ये वाला इनसे मल्टीप्लाई हो जाए तो वहां पे बेटा आपको 8 दिख रहा है, ये वाला इनसे मल्टीप्लाई हो जाए 6 × 4x² तो वहां पे आपको 24 दिख रहा है, और बेटा ये वाला इनसे मल्टीप्लाई हो जाए वहां पे आपको 8 दिख रहा है। तो आंसर कितना आता है? 50 आता है। सवाल क्या उठता है कि सर आपने इसको इतना जल्दी कैसे लिख दिया? इसको बेटा हमने जल्दी इसलिए लिख दिया क्योंकि ये जीपी से भी लिखा जा सकता है। अब तुम्हें पता लग रहा है कि जीपी हमने लिखा है, तुम्हें पता लग रहा है कि हमने जीपी लिखा है, हाँ या ना? इस जीपी का पहला टर्म 1 है और कॉमन रेशियो 2x के बराबर है। इनफाइनाइट जीपी का बताओ सम कितना होता है? इनफाइनाइट जीपी का सम होता है a/1 - r। a की जगह 1 है, 1/1 - 2x, मतलब ये 1 - 2x की पावर में -1 लिखा है। ये इनफाइनाइट जीपी से हमने लिख दिया था। तो इनफैक्ट मैं बताऊं, मतलब हमेशा ये फंडा या लॉजिक नहीं लग पाएगा, बट अगर किसी भी प्रश्न में बेटा अगर आपका ऐसा करके कुछ लिखा है 1/1 - r करके कुछ लिखा है, या फिर ऐसा लिखा है 1 - r की पावर -1, तो इसको हमेशा इनफाइनाइट जीपी से लिखने से टाइम बचता है। अगर ऐसे लिखते हो तो आप बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स लगा सकते हो। यहाँ पे a/1 - r से कंपेयर मारते हो तो a की जगह 1 है, r की जगह r है, मतलब एक ऐसी इनफाइनाइट जीपी है जिसका पहला टर्म 1 के बराबर है, कॉमन रेशियो r के बराबर है। तो आपका 1 + r + r² + r³ एंड सो ऑन ऐसे बन जाएगा। तो उस वजह से बेटा इसको मैंने जो है बड़ी इजीली, बड़ी आसानी से लिख दिया था। तो इसको हम बोलते हैं न्यूटन्स, बार बार न्यूटन बोलने की आदत हो चुकी है, इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। ये छोटा सा सवाल मैं आपके लिए होमवर्क के तौर पे देता हूँ, ठीक है ना। इसी टाइप के कुछ एक सवाल आपको दिखेंगे, और अगली वाली क्लास में बेटा हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, RF फैक्टर वाला प्रॉब्लम करेंगे जिसपे जेईई का केवल मुश्किल सवाल बनता है। RF फैक्टर वाले प्रॉब्लम के अलावा एक मल्टीनोमियल थ्योरम आता है जिसको भी अगली क्लास में, थर्ड वाली क्लास में करने वाले हैं। और मल्टीनोमियल थ्योरम के अलावा जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स वाले सवाल जेईई मेन और जेईई एडवांस में आते हैं, उनको सॉल्व करने की जो टेक्निक्स होती हैं वो भी थर्ड वाली क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करने की कम से कम 10 वजह मैंने तुम्हें आज के लेक्चर में दे दिया होगा, जो कि लेक्चर मान लो करीब करीब 1 घंटे से थोड़ा ऊपर लेक्चर हुआ है।
आने वाले सारे लेक्चर में ऐसे ही देखो, अगर आपको कम टाइम में चीज़ों को डीप लेवल पे कंसेप्ट्स को अगर समझना है तो भाई इससे बेहतर जगह कुछ नहीं हो सकती। अब आप सोचिए, आज हमने न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म वाला सवाल भी किया, डिविजिबिलिटी रिमाइंडर प्रॉब्लम वाला कंसेप्ट भी हम लोगों ने सीखा, लास्ट में जाते जाते बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स सीखा, ऑल इन अप्रॉक्सीमेटली अ लिटिल ओवर मोर देन 1 आवर। और हर कंसेप्ट की तह तक जाने की कोशिश करता हूँ, और बाकी इन कंसेप्ट को सिखा के हर एक चैप्टर पे बेटा मैं प्रीवियस ईयर के मैं क्वेश्चंस लाता हूँ, जहाँ पे मैं जेईई मेन जे एडवांस के क्वेश्चंस लाता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन मैं जेईई एडवांस के लाता हूँ पिछले 10-15 सालों में जो भी क्वेश्चंस आए हैं, और आपको ये मैं एहसास होता होगा, जैसे अभी आपने मेरा पहला सीक्वेंस का लेक्चर सीक्वेंस का आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर का, अभी मंडे को गया था ना, तो सीक्वेंस का देखा होगा तो उसमें तुम्हें यही पता लगा होगा कि भाई सर ने जितना क्लास में अपने लेक्चर में कंसेप्ट करा दिया उसके बियॉन्ड कुछ नहीं आ रहा है। ऐसे बाइनोमियल में भी आप इसी चीज़ को देखोगे। तो भाई सब बच्चा चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और बाकी एक जो होमवर्क वाला सवाल दिया उसको आप लोग ज़रूर करना। अगली वाली क्लास में हम लोग बेटा यहाँ से शुरू करेंगे। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।